हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेया को इस तरह से देखकर मारिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मारिया को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया किसके साथ बातें कर रही थी और इस तरह के बिहेव क्यों कर रही थी। श्रेया बार बार अपने पीछे मुड़कर किसी के साथ बात करती थी और फिर ट्रॉफी को चमकाकर अपनी जगह पर रख देती थी। मारिया श्रेया की इस हरकत को देखकर घबरा गई थी। मारिया ने श्रेया से कहा, मैडम आज से आकाश सर की चेयर पर आप बैठेंगी। आइए मैडम, आप अपनी जगह पर बैठकर कंपनी के चार्ज को अपने हाथों में ले लीजिए। मारिया की बात सुनकर श्रेया ने अपने पीछे मुड़कर देखा और फिर मारिया की ओर पलटकर कहा, इस कंपनी में आकाश की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर मैं आकाश की जगह लेना भी चाहूँ तो वो मुझे लेने नहीं देगा। ये कहने के बाद श्रेया फिर से अपने पीछे मुड़कर देखने लगी और हंसकर बातें करने लगी। मारिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी डरावनी हो गई थी। मारिया अब ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया आकाश से कितना प्यार करती थी और आकाश की मौत ने श्रेया के मन में क्या परिणाम लाए होंगे, यह बात भी वो अच्छी तरह से जानती थी। मगर मारिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया की मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अब अकेले में अपने आप से बातें करने लगी थी। श्रेया धीरे धीरे अपने कदम आकाश की चेयर की ओर आगे बढ़ाने लगी। मारिया बड़ी ही बारीकी से श्रेया की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रही थी। श्रेया आकाश की चेयर के पास आकर खड़ी हो गई और श्रेया ने आकाश के चेयर के ऊपर अपना एक हाथ रखा। तब मारिया ने श्रेया के पास आकर कहा, हाँ बैठिए मैडम, आज से इस सीट पर आप ही का हक है। मारिया ने मन ही मन पहले ही तय कर लिया था कि कुछ दिनों तक वो श्रेया को ऑफिस के वातावरण के साथ कंफर्टेबल करवाएगी और उसके बाद ही धीरे धीरे ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां श्रेया को समझाएगी। मगर अब श्रेया की हालत देखकर मारिया यह समझ गई थी कि हो सकता है उसे श्रेया के कंधों पर जिम्मेदारियां सौंपने से पहले और कुछ वक्त का इंतजार करना पड़े। इस वक्त श्रेया की जो हालत थी उसे देखकर इतना तो मारिया समझ गई थी, श्रेया अभी भी सच्चाई से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हुई थी। शायद श्रेया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि आकाश अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा। ऐसा अक्सर ऐसे सिचुएशन में होता है, ये बात भी मारिया अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मारिया चाहती थी कि कुछ दिनों में उसकी मैडम दिमागी तौर पर बिल्कुल शांत हो जाए और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख ले। श्रेया कुछ देर तक प्रेसिडेंट की चेयर की ओर देखती रही और फिर बड़े ही आराम से प्रेसिडेंट की चेयर पर जाकर बैठ गई। प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते ही श्रेया ने अपने एक पाँव पर दूसरा पाँव चढ़ा लिया और फिर अचानक ही मारवा की ओर देखकर कहा, बताओ मुझे कंपनी की क्या हालत है। अचानक ही श्रेया ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तब मारिया थोड़ी सी हैरान हो गई। मगर मारिया इस वक्त जिसके साथ बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की नई प्रेसिडेंट थी। प्रेसिडेंट के सवाल का जवाब देते हुए मारिया ने कहा, मैडम आकाश सर ने अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया था। मगर किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था और अब आकाश सर हमारे बीच मौजूद नहीं है। मगर हाँ, आकाश सर का सपना आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हम उनका सपना कभी नहीं मरने देंगे। मगर मैडम, उनका सपना जिंदा रखने के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मारिया की ये बात सुनकर श्रेया काफ़ी हैरान हो गई। श्रेया ने अपने सामने रखी डेस्क पर अपने दोनों हाथ रखकर मारिया से पूछा, क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। मारिया मन ही मन कुछ देर तक सोचने लगी। मारिया ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि इतनी जल्दी उसे कंपनी में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में श्रेया को बताना चाहिए या नहीं। स्पेशली अभी अभी मारिया श्रेया की दिमागी हालत भी देख चुकी थी। उसके बाद कंपनी की ऐसी डिटेल्स श्रेया के साथ शेयर करके श्रेया की मुश्किलों को उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। यह बात मारिया की समझ में नहीं आ रही थी। जब श्रेया ने देखा कि मारिया खामोश खड़ी मन ही मन को सोच रही थी तब श्रेया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने क्या पूछा। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। श्रेया की इस बात की सुनकर मारिया अचानक शॉक हो गई। श्रेया ने ऑफिस में पहली बार कदम रखा था मगर मारिया काफ़ी बार श्रेया से मिल चुकी थी। अलग अलग फंक्शंस पर, अलग अलग इवेंट्स पर आकाश के साथ कई बार श्रेया भी मौजूद रहती थी। श्रेया का स्वभाव काफ़ी सरल और नरम था। अचानक ही जब श्रेया ने मारिया से इस तरह की बात की, मारिया हैरान रह गई। मगर मारिया जानती थी कि इस वक्त उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी नई प्रेसिडेंट थी, इसलिए उसके सवालों का जवाब देना उसका फ़र्ज था। श्रेया की बात सुनने के बाद अपने हाथों में पकड़ा हुआ लैपटॉप श्रेया की डेस्क पर रखते हुए मारिया ने कहा, मैडम बात दरअसल ये है कि आकाश सर के जाने के बाद मार्केट में कई तरह के र्यूमर्स फैलने लगे हैं। कई तरह की अफवाहें हमारी कंपनी के बारे में उछाली गई हैं। पिछले कुछ दिनों में आकाश सर की मेहनत और लगन से कई सारे क्लाइंट्स हमारी कंपनी के साथ जुड़े थे। हमारी कंपनी को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने लगे थे।
हमारी लगभग सारी की सारी कंपनीज अपने अपने फील्ड में नंबर 1 पोजीशन हासिल करती रही और साथ ही साथ हमारी पेरेंट कंपनी यानी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने पिछले कुछ महीनों में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर रखी थी। मगर आकाश साल के जाने के बाद हमारे कुछ क्लाइंट्स ने हमारे ऑर्डर हमसे वापस खींच लिए। अब हुआ यूँ कि हमने बड़े बड़े ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे आउटपुट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। अब अचानक वो ऑर्डर्स हमारे हाथ से चले गए, जिसकी वजह से हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पूरे कर दिए हैं वो स्टॉक भी वेयर हाउस में जैसे कि तैसे पड़े रहेंगे। इससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और अगर इसी तरह माल पड़ा रहा और हमें जल्द से जल्द कोई बायर नहीं मिला तो हो सकता है कि हमारी कंपनी को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। मारिया की बात सुनने के बाद श्रेया हैरान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। श्रेया को आकाश ने कहा था कि श्रेया को सिर्फ प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठना है, मगर बैठने के बाद सारे डिसीजंस वो खुद लेगा। इसलिए इस परेशानी का हल निकालने के लिए जब श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गई। वहाँ आकाश कहीं नज़र नहीं आ रहा था। श्रेया ने अपनी नज़रें घुमाकर पूरे ऑफिस में देखा, मगर आकाश वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। आकाश को वहाँ न देखकर श्रेया के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट दिखने लगी थी। श्रेया को इतना परेशान देखकर मारिया को खुद अफसोस होने लगा था। मारिया को लगने लगा था कि उसने काफ़ी जल्दबाजी कर दी है और श्रेया को कंपनी पर छाए काले बादलों के बारे में बताकर। श्रेया घबराकर यहाँ वहाँ देखती रही थी। श्रेया के चेहरे की घबराहट और परेशानी देखकर मारिया ने कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, ज़रूर कोई ना कोई हल निकल जाएगा, हम सब मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। मारिया की बात सुनने के बावजूद श्रेया यहाँ वहाँ देखती रही और मन ही मन धीमी आवाज़ में कहने लगी कि सॉल्यूशन निकालने वाला तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, फिर इस बात का हल कैसे निकाला जाएगा। मारिया को श्रेया की बात समझ नहीं आ रही थी। मारिया ने धीमी आवाज़ में श्रेया से पूछा, मैडम आप क्या कहना चाहती हैं। अचानक अपना होश संभालते हुए श्रेया मारिया को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। फिर मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने मारिया से पूछा, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमसे अगर ऑर्डर वापस ले लिए तो वो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कैसे करेंगे। मेरा मतलब है अगर ऑर्डर वापस लिए हैं तो उन लोगों ने किसी और से अपने प्रोडक्ट खरीदने के बारे में तो सोचा होगा। पता लगाओ कि उन लोगों को अब ऐसा कौन मिल गया है जो इतना बड़ा ऑर्डर्स उन्हें प्रोवाइड करने वाला है। श्रेया की बात सुनकर मारिया ने अपना सर झुका लिया। मारिया का झुका हुआ सर देखकर श्रेया ने पूछा, क्या तुम अचानक इतनी मायूस क्यों नजर आ रही हो। मारिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मारिया को पहले से ही इस सवाल का जवाब पता था। मगर जब कुछ देर तक मारिया ने कुछ नहीं कहा तब श्रेया अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और मारिया की ओर आगे बढ़ने लगी। मारिया काफ़ी देर तक खामोश रही। श्रेया मारिया के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई और मारिया की झुकी हुई नज़रों को ऑब्जर्व करने लगी। श्रेया ने इस बार अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए मारिया से पूछा, क्या तुम जानती हो वो ऑर्डर किसे मिला है। श्रेया ने डरी हुई और अटकती हुई आवाज़ में दोबारा मारिया से पूछा, मुझे बताओ कौन है वह जिसे यह ऑर्डर मिला है। धीरे धीरे श्रेया को शक होने लगा था कि जो ऑर्डर्स गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से छीने गए थे वो सारे के सारे ऑर्डर्स मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मिले होंगे। मारिया ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और श्रेया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैडम हमारे जितने भी क्लाइंट्स हमारा साथ छोड़कर गए हैं उन लोगों ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का हाथ थामा है। मारिया की बात सुनते ही श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। वहाँ श्रेया की केबिन के बाहर एक अलग ही हंगामा चल रहा था। सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने साथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा, मुझे लगता है दिस सिचुएशन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डेंजरस। एक लड़की जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस चलाने का, जो न हमारी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानती है और ना ही भविष्य की प्लानिंग के बारे में, वो हमारी प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है। तभी एक दूसरे डायरेक्टर ने उस डायरेक्टर की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे इस लड़की को तो बेसिक बैलेंस शीट समझाने में ही हमें 3 से 4 साल निकल जाएंगे। फॉरगेट अबाउट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। तभी एक उम्र दराज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि काफ़ी पुराने ख्यालात को थे, उन्होंने अपनी आवाज़ दबाते हुए अपने साथियों से कहा, अरे भाई मैंने तो सुना है कि ये एक डांसर थी, अब दिखने में खूबसूरत तो है ही, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसने अपने खूबसूरत होने का फ़ायदा उठाया और आकाश सर को अपने प्यार में फंसा लिया। अब एक एवरेज मिडिल क्लास लड़की को अगर इतना बड़ा शिकार मिल जाए तो उसका नसीब तो रातों रात चमक ही जाता है। ये बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलो हमें इस बात को सब बातों से कोई एतराज़ नहीं था। यह आकाश सर की पर्सनल लाइफ थी और वो जो चाहे जिसके साथ चाहे शादी कर सकते थे, मगर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा कि एक मामूली डांसर आकर हमारे सर पर बैठ जाएगी और इस कंपनी में तांडव करेगी। वी हैव टू समहाउ स्टॉप दिस गर्ल फ्रॉम रनिंग अवर बिजनेस। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में
कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे भी थे जो काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते थे। उन्हें उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर वो इस बात से बिल्कुल सहमत थे कि श्रेया कंपनी चलाने के काबिल नहीं थी। उनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, देखिए, हमें इस सिचुएशन को पैनिक सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए। मुझे लगता है हम सबको मिलकर एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात से कन्विंस होकर डिस्कस करने लगे और उन्हें आगे की क्या प्लानिंग करनी चाहिए। वहाँ अंदर श्रेया के चेहरे पर परेशानी देखकर मारिया ने दबी हुई आवाज़ में श्रेया से कहा, मैडम, वैसे मुझे ये बात आपसे कहनी तो नहीं चाहिए, मगर मैडम, मेरे दिल में आकाश सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। आप मेरा यकीन मानिए, आकाश सर की मौत का दुख मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैडम, अगर आकाश सर की मौत के पीछे कोई साजिश है तो मुझे लगता है हमें उस साजिश से पर्दा उठाना चाहिए। श्रेया भी मन ही मन समझ रही थी कि आखिर मारिया मन ही मन क्या कहना चाहती थी। तभी अचानक श्रेया को खिड़की के पास आकाश खड़ा हुआ नजर आया। श्रेया ने आकाश की ओर पलटकर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट किसी की साजिश का हिस्सा था? श्रेया का सवाल सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा। श्रेया ने देखा कि आकाश उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा, ना ही उसके चेहरे पर किसी भी तरह के हाव भाव नजर आ रहे थे। श्रेया आकाश के इस तरह के रिएक्शन को देखकर काफ़ी हैरान रह गई। श्रेया ने फिर से आकाश की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट किसी साजिश का हिस्सा था? बताओ मुझे। इस बार आकाश के चेहरे को देखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अक्सर श्रेया जब भी आकाश को कोई सवाल पूछती थी, आकाश बड़े ही प्यार से श्रेया को हर बात समझाया करता था, मगर इस सवाल पर आकाश सिर्फ मुस्कुराकर श्रेया के सामने देख रहा था। मारिया को वहाँ श्रेया की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर श्रेया का ये एक्सप्रेशन देखकर मारिया को काफ़ी अजीब फीलिंग हो रही थी। मारिया ने इस बार दमी हुई और अटकती हुई आवाज़ से श्रेया से पूछा, मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ये अकेले में किससे बातें कर रही हैं? जब अचानक श्रेया के कानों पर मारिया की ये बात पड़ी, तब मारिया की बात का जवाब देने के लिए श्रेया ने पलटकर मारिया से कहा, मैं वो। जैसे ही श्रेया अपनी बात आगे बढ़ाने वाली थी, श्रेया ने देखा कि आकाश अचानक मारिया के पीछे नजर आने लगा था। आकाश ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखकर इशारा किया कि उसे आगे कुछ नहीं बोलना है। श्रेया ने आकाश की बात मानते हुए मारिया से कहा, कुछ नहीं वो, मैं बस कुछ सोच रही थी। कुछ देर अपने ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने मारिया से कहा, देखो, अगर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मिले हैं तो हमें किसी भी हालत में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने हाथ से जाने से रोकना होगा। मारिया भी दरअसल यही चाहती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो साथ छोड़ चुके क्लाइंट्स को कैसे वापस मनाए और कैसे वापस बुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ बिजनेस करने के लिए उन्हें कन्विंस करे। यहाँ तक कि कंपनी के सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कई दिनों से यही काम करना चाहते थे, मगर वो भी ज़्यादातर क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। श्रेया इस वक्त अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि वो आकाश से बातें करे, मगर अब तक श्रेया इतना जान चुकी थी कि मारिया के रहते हुए वो आकाश के साथ बात नहीं कर पाएगी। इसलिए अचानक ये बात को घुमाते हुए श्रेया ने कहा, ठीक है मारिया, यहाँ से तुम जाओ इस वक्त। मैं सोचती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। श्रेया की ऐसी बात सुनकर मारिया की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक श्रेया को क्या हो जाता था। कभी तो काफ़ी नरमी से बात करती थी, तो कभी अचानक ही काफ़ी कड़क आवाज़ में वो मारिया का ऑर्डर दे देती थी। मगर अपने प्रेसिडेंट की बात मानते हुए मारिया ने डेस्क पर पड़ा अपना लैपटॉप उठाया और श्रेया की केबिन से बाहर चली गई। मारिया के जाते ही श्रेया ने मुड़कर आकाश की ओर देखा और पूछा, तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आकाश बिल्कुल पहले की तरह ही श्रेया के सामने देखकर मुस्कुराने लगा। श्रेया ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आकाश से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आकाश, क्या तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे किसी की साजिश थी? अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, क्या वो रोहित था? इस बार आकाश को देखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश बातें सुनकर भी बातें बिल्कुल अनसुनी कर रहा था। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश उसे सुन भी पा रहा है या नहीं। श्रेया अचानक अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। इस बार जब श्रेया ने फिर से अपना सर उठाकर देखा तो आकाश बिल्कुल श्रेया के सामने बैठा था और श्रेया की ओर मुस्कुराकर देख रहा था। कुछ देर तक श्रेया आकाश को बस यूं ही देखती रही। उसके बाद आकाश ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, बिजनेस करने के और ज़िंदगी जीने के तौर तरीके बिल्कुल एक समान है। ज़िंदगी में लड़ने से पहले ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ इंसान की मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उसी तरह बिजनेस में वक्त गुजारने के बाद ही बिजनेस के एक्सपीरियंस सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस बार आकाश की बात सुनने के बाद श्रेया ने कहा, हाँ, ये सारी बातें तो तुम मुझसे तब भी कहा करते थे, मगर तब मुझे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी उन बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। मगर मुझे बताओ आकाश कि अब जो क्लाइंट्स हमें छोड़कर चले गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा?
तुम मुझे सब कुछ बताते जाओ, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेती हूँ। आकाश को यह कहने के बाद श्रेया ने ड्रॉअर से एक नोटपैड निकाला और अपने हाथ में एक पेन पकड़ ली। पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए श्रेया ने जब आकाश की ओर देखा तब फिर से आकाश के चेहरे पर उसे वही स्माइल नजर आई जो कुछ देर पहले आकाश के एक्सीडेंट के सवाल को पूछने पर नजर आ रही थी। आकाश श्रेया की इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश ने श्रेया की ये बात सुनी ही नहीं थी। श्रेया ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आकाश से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ मेरी आवाज़ बनकर रहोगे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे गाइड करोगे। तो अब जब मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बताओ, इस सिचुएशन से अपने बिजनेस को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? श्रेया के सवाल पर आकाश बस मुस्कुराकर श्रेया को देखता रहा। श्रेया आकाश के इस बर्ताव को देखकर हैरान रह गई। श्रेया को धीरे धीरे अब सब कुछ काफ़ी अजीब लगने लगा था। वैसे तो आकाश श्रेया के साथ प्यार की बातें करता, श्रेया को समझाने के लिए काफ़ी सारी बातें करता, मगर जब भी श्रेया आकाश को कोई ऐसी बात पूछती जो बिजनेस से रिलेटेड थी, आकाश के एक्सीडेंट से रिलेटेड थी, तो आकाश बिल्कुल खामोश हो जाता। श्रेया को आकाश की ये बात समझ नहीं आ रही थी। वहाँ मारवा हाउस में धीरे धीरे आयशा ने अनिका को रूटीन लाइफ में वापस लाने के लिए घर की कुछ जिम्मेदारियां अनिका को सौंपना शुरू कर दिया था, जैसे बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनिका की ऐसी कंडीशन में उसे ज़्यादा देर तक अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद वो अपने दिमाग पर प्रेशर डाल डालकर अपने लिए मुसीबत बढ़ा सकती थी। इसलिए ज़िंदगी में काफ़ी एक्सपीरियंस होने की वजह से आयशा ने यह फैसला लिया था कि अनिका को बिल्कुल रूटीन लाइफ में वापस लौटाकर अनिका की डेली रूटीन को काफ़ी बिजी कर दिया जाए, ताकि वो ज़िंदगी के साथ जुड़कर अपने अकेलेपन में आने वाले ख्यालों से दूर रहे। अनिका के पास भी कोई खास ऑप्शंस नहीं था, इसलिए आयशा की हर बात को वो आँख बंद करके फॉलो करती थी। इतने दिनों में अनिका एक बात तो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आयशा किस तरह की औरत थी और पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी किस तरह उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखी थी। पुरानी तस्वीरें और बच्चों के मुंह से आयशा की जो तारीफ अनिका ने सुन रखी थी, उनसे इतना तो पता चलता था कि वो आंखें बंद करके अपनी माँ जैसी सास पर भरोसा कर सकती थी। बच्चों को स्कूल से ले आने का वक्त हो चुका था। आयशा अनिका के साथ कार में बच्चों को पिक करने जा रही थी। कार का ड्राइवर रोहित का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड था, जो ड्राइविंग भी करता था और साथ साथ रोहित के परिवार को सिक्योरिटी भी देता था। अनिका और आयशा की कार के पीछे दो और सिक्योरिटी गार्ड्स की कार उन्हें फॉलो करती हुई जा रही थी। कार में आयशा धीरे धीरे अनिका को उसके हर संबंध के बारे में धीरे धीरे बताने लगी, वो संबंध जो अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। न सिर्फ रोहित से जुड़े हुए संबंध बल्कि अनिका के मायके के भी सारे संबंध धीरे धीरे आयशा अनिका को समझाने लगी, जैसे कि करण गुलेरिया, नंदिनी गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया, ओमकार, मनाली में रहने वाली अनिका की ज्योति बुआ, दिल्ली में अनिका के मामा किशन मामा और उनकी पूरी फैमिली। आयशा धीरे धीरे अनिका को अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके संबंध के बारे में डिटेल से बताने लगी। अनिका हर संबंध के बारे में सुनने के बाद काफ़ी हैरान लग रही थी। अनिका की ज़िंदगी में आए ज़्यादातर लोगों ने अनिका की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाए थे और अनिका के लिए बहुत कुछ किया था, मगर आज अनिका को न उनके एहसानों के बारे में कुछ पता था और न ही वो लोगों की पहचान को पहचान पा रही थी। अनिका को अपनी हालत पर काफ़ी तरस आने लगा था। तभी अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने आयशा की ओर देखकर पूछा, आपने सारे संबंधों के बारे में मुझे बता दिया, मगर आपने मेरी माँ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अनिका का ये सवाल सुनकर खुद आयशा भी हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अनिका के इस सवाल का क्या जवाब देना। तो आयशा स्वाति मल्होत्रा से कभी मिली थी और न ही स्वाति मल्होत्रा के बारे में लोगों से को ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन थी। आयशा भी बस बाकी लोगों की तरह इतना ही जानती थी कि स्वाति एक जीनियस थी और कई सालों पहले दिल्ली से गायब हो गई थी। रोहित ने भी अब तक अनिका को स्वाति के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो जानता था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो स्वाति के पास्ट के बारे में अगर जानने की कोशिश करेगी तो अनिका की मेंटल कंडीशन उसे वो चीज़ समझने की इजाज़त ही नहीं देगी। आयशा ने कुछ देर मन ही मन को सोचने के बाद अनिका से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में एक वक्त तुम खाली इतना ही जान लो कि तुम जब 2 या 3 साल की रही होंगी तब तुम्हारी माँ गुजर गई और तुम्हारी माँ के बारे में यहाँ ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता। और इस वक्त इन बातों के बारे में सोच सोच कर तुम अपने आप को ज़्यादा तकलीफ मत देना। जब तुम ठीक हो जाओगी तब वैसे भी तुम अपनी माँ से जुड़ी सारी बातों को जान लोगी। आयशा का जवाब अनिका को कन्विंसिंग तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानती थी कि उसकी ऐसी हालत नहीं थी जो आयशा उसे नहीं बताना चाहती थी। कोई ऐसी बात थी
अनिका भी अभी इतना जान चुकी थी कि दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाने की से उसकी तकलीफ़ें बढ़ सकती थी। तभी अचानक कार चला रहे ड्राइवर ने आयशा से कहा, मैडम मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारे पीछे जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड चल रही हैं वहाँ से मुझे अभी मैसेज मिला है कि हमें अलर्ट रहना होगा। उस ड्राइवर की बात सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। आयशा ने सबसे पहले अनिका का सर बिल्कुल सीट के नीचे झुका लिया और फिर खुद भी अपना सर झुकाकर अनिका से कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना सिर यहीं सीट के नीचे झुका कर रखना। अब तक तुम इतना तो समझ चुकी होगी कि तो हमारा परिवार जितना बड़ा और पावरफुल है उतने ही ज़्यादा हमारे दुश्मन भी हैं। तुम्हारी मेमोरी लॉस ये भी शायद दुश्मनों की कोई चाल है, वो हम पर अटैक कर सकते हैं, हमें अलर्ट रहना होगा। ड्राइवर तेजी से कार आगे दौड़ाने लगा। ड्राइवर ने काफ़ी कार तेजी से दौड़ा रखी थी। अनिका और आयशा अपना सर झुकाकर कार सीट को कसकर पकड़कर पीछे बैठे रहे। तभी अचानक ड्राइवर ने पीछे मुड़कर आयशा की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, मैडम वो लोग अपने बेहद करीब आ गए हैं और मैं कार इससे ज़्यादा तेज नहीं चला सकता। अनिका की गर्दन झुकी हुई थी, मगर अनिका बड़े ही ध्यान से ड्राइवर को कार चलाते हुए देख रही थी। वो बड़े ही ध्यान से काफ़ी देर से देख रही थी कि ड्राइवर किस तरह से गियर बदलता है और किस तरह से एक्सीलरेटर पर अपना पैर रखता है। और अनिका अब तक ये भी समझ गई थी कि अनिका का परिवार इस वक्त कितने नाजुक मोड़ से गुजर रहा था। अनिका को अपनी नहीं बल्कि आयशा की फिक्र हो रही थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह वो आयशा को इस मुसीबत से बाहर निकाले। तभी ड्राइवर ने डरी हुई आवाज़ में कहा, मुझे लगता है वो लोग अपने बेहद करीब आ गए हैं। तभी अचानक बैक सीट से अनिका की आवाज़ आई और आयशा के कानों पर पड़ी, गाड़ी मैं चलाऊंगी। ड्राइवर और आयशा दोनों ही अनिका की बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो गए। अनिका की कंडीशन के बारे में घर के सारे नौकर चाकर अच्छी तरह से जानते थे। जिस ड्राइवर को रोहित ने स्पेशली अनिका और आयशा के लिए अपॉइंट किया था वो ड्राइवर भी था और साथ ही साथ रोहित का खास सिक्योरिटी गार्ड भी था, जिसे अनिका की कंडीशन के बारे में सब कुछ डिटेल में पता था। इससे पहले कि अनिका की बात पर ड्राइवर कुछ रिएक्ट कर पाता, अनिका बैक सीट से निकलकर सीधे फ्रंट सीट में आ गई। अनिका के इतने तेज रिफ्लेक्सेस देखकर ड्राइवर हैरान रह गया। इससे पहले कि ड्राइवर अनिका की ऐसी हरकत पर कुछ रिएक्शन दे पाता, अनिका ने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा, तुम जल्दी से इस पैसेंजर सीट पर आ जाओ और मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने दो। कार काफ़ी तेज चल रही थी। ड्राइवर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर ड्राइवर के पास कुछ सोचने का कोई मौका नहीं था। एक छोटी सी चूक भी तीनों की जान ले सकती थी। ड्राइवर के पास अनिका की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही ड्राइविंग सीट से ड्राइवर हटकर पैसेंजर सीट पर बैठा, अनिका ने स्टीयरिंग और एक्सीलेटर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अनिका एक के बाद एक गियर बदलकर कार को और भी ज़्यादा तेज करने लगी थी। देखते ही देखते दुश्मनों की कार और अनिका की कार के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। अनिका की ड्राइविंग स्किल देखकर आयशा के साथ साथ ड्राइवर हैरान परेशान हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की यादाश्त जा चुकी थी, जिसे अपना नाम तक नहीं पता था, वो इतनी अच्छी तरह से ड्राइविंग कैसे कर सकती थी। महज कुछ वक्त में अनिका ने उस ड्राइवर को कार चलाते हुए देखकर ड्राइविंग स्किल सीख ली थी और अब अनिका किसी रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। कुछ देर तक अनिका तेजी से कार चलाती रही। उसके बाद जब ड्राइवर ने मिरर में देखा तो उसे एहसास हुआ कि दुश्मन काफ़ी पीछे छूट गया था। ड्राइवर ने अपने कान में लगी हॉटलाइन के जरिए अपने साथियों से कनेक्ट बनाया और उनसे पूछा, कहाँ है दुश्मन, क्या अभी भी वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी उस ड्राइवर के पीछे चल रहे उसके साथियों ने कहा, नहीं, उन दोनों कारों ने काफ़ी देर तक तुम लोगों का पीछा करने की कोशिश की, मगर तुमने कार काफ़ी तेज़ी से चलाई। तुम्हारी स्पीड देखकर हम भी हैरान रह गए। काफ़ी देर तक उन्होंने तुम्हारा पीछा करने की कोशिश की और हम उनसे पीछे बने रहे थे। हमने जब उनकी कार पर फायरिंग करना शुरू किया तो अचानक उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया और एक नो एंट्री वाली लेन में घुसकर फरार हो गए। मगर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने दोनों कारों का नंबर नोट कर लिया है। आज नहीं तो कल दुश्मन पकड़े जाएंगे। मगर सचमुच तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी ड्राइविंग स्पीड देखकर हमारे भी होश उड़ गए थे। उस ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने साथियों को क्या जवाब दे। जिस ड्राइविंग स्किल की वो लोग तारीफ कर रहे थे वो उसकी नहीं, बल्कि जिस मालकिन को उसे सेफ्टी देनी थी और सिक्योरिटी देनी थी, असल में वो ड्राइविंग स्किल तो उनकी थी। उस ड्राइवर ने अनिका से कहा, मैडम अब आप साइड में गाड़ी रोक दीजिए, खतरा टल चुका है, हमारे लोग हमारे पीछे और दुश्मन फरार हो चुका है। ड्राइवर की बात सुनने के बाद अनिका ने कार की स्पीड कम कर दी और कार को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। मगर अनिका ने कार नहीं रोकी। आयशा और ड्राइवर दोनों हैरान थे कि अनिका अभी भी कार क्यों नहीं रोक रही थी। अनिका ने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ फेरते हुए ड्राइवर और आयशा से कहा, कार मैं चलाती रहूँगी, मुझे बस बच्चों का स्कूल कहाँ है वो बताइए। आयशा ने भी अनिका की ड्राइविंग स्किल देख ली थी। हालांकि वह हैरान जरूर थी, मगर वो इतना जान चुकी थी कि अनिका की ड्राइविंग स्किल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए आयशा ने ड्राइवर को इशारा करते हुए कहा कि अनिका को कार चलाने दो। कुछ ही देर में
अनिका की कार बच्चों के स्कूल के गेट के सामने जाकर रुकी। आर्यन अलेक्जेंडर पहले से ही अपनी कार के आने का इंतजार कर रहे थे। स्कूल छूटकर कुछ मिनट हो चुके थे, मगर दुश्मनों का पीछा छुड़ाने के चक्कर में अनिका और आयशा को स्कूल पहुंचने में कुछ देर हो गई थी। जैसे ही कार स्कूल गेट के अंदर दाखिल हुई, अनिका को ड्राइविंग सीट पर देखकर तीनों बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। अलेक्जेंडर और आर्यन काफ़ी ज़्यादा शौक नजर आ रहे थे। रिया ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ये मम्मा की को ड्राइविंग भी आ गई। माई मम्मा इज जीनियस, सी इज़ अ सुपर वुमेन। फिर अपने भाइयों की ओर मुड़कर रिया ने कहा, तुम लोग देख लेना, मम्मा बहुत जल्दी आसमान में उड़ना भी सीख लेंगी। और जिस तरह सुपरमैन पूरी दुनिया को बचाता है, उसी तरह मेरी मॉम भी डेंजरस लोगों से फाइट करेंगी। और हाँ, जब मॉम हवा में उड़ना सीख लेंगी, तब वो मुझे भी अपनी गोद में उठाकर पूरी दुनिया की सैर कराएंगी। बड़ा मज़ा आएगा। आर्यन और अलेक्जेंडर यह बात सुनकर हैरान होकर रिया की ओर देख रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मॉम एक जीनियस थी। जिन बातों को सीखने के लिए लोगों को कई साल लग जाते थे, वो बातें उनकी मम्मा कुछ ही घंटों में सीखकर उस काम में मास्टरी हासिल कर लेती थी। मगर उड़ना, ये तो इंसान की क्वालिटी नहीं थी। यह बात भी वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे। वो दोनों भाई ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि सारे लॉजिक्स उनकी बहन को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तीनों बच्चे तेजी से कार के पास गए। आयशा ने कार से उतरकर तीनों बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चलो आज तुम्हारी मम्मा तुम्हें ड्राइव करके घर ले जाएंगी। अनिका और आयशा की कार जो ड्राइवर चला कर आया था, वो पीछे अपने साथियों के साथ वाली कार में जाकर बैठ गया। जब बच्चे अनिका की कार में बैठे, तब सबसे पहले रिया ने अनिका के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठकर कहा, मम्मा, अगर आपके बारे में हमने सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मिस की थी तो वो थी आपकी ड्राइविंग। क्या मज़ा आता था जब आप ओपन जीप में हम सबको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई रॉकेट ज़मीन पर चल रहा हो। हालांकि आर्यन और अलेक्जेंडर को इतनी तेज़ ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। अनिका जब भी इतनी तेज़ कार चलाया करती थी, आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आने लगती थी। मगर वहीं रिया ओपन जीप में पहले अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर तेज स्पीड के मज़े लेती थी। जब अनिका दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, यह देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे का रंग उतर गया था। आर्यन ने धीमी और दबी हुई आवाज़ में अपनी मम्मा से कहा, मॉम, मुझे लगता है कि आपको इतनी जल्दी ड्राइविंग शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर डैड ने इस बारे में पूछा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे को देखकर अनिका समझ गई थी कि उन्हें अपनी मॉम की ड्राइविंग स्किल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। अनिका ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तक मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि तुम तीनों मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे तुम तीनों पर कोई खतरा आए। इतना याद रखना कि तुम्हारी मॉम की याददाश्त चली गई है, वो पागल नहीं हुई। अनिका की यह बात सुनकर आयशा और तीनों बच्चों के चेहरे पर अचानक एक सरप्राइजिंग रिएक्शन दिखने लगा। अनिका वापस पहले के रंग में आने लगी थी। ये देखकर तीनों के चेहरे फिर से मुस्कुराने लगे थे। फ्रंट सीट पर बैठी रिया ने अपनी मॉम को गले लगाकर कहा, कम ऑन मॉम, लेट्स गो फॉर लॉन्ग ड्राइव अगेन। अनिका ने फिर से कार के एक्सीलेटर पर पांव रखा, मगर इस बार अनिका ने कार की स्पीड काफ़ी कंट्रोल में रखी थी। धीरे धीरे अनिका भी चाहने लगी थी कि वो अपने बच्चों के साथ और भी ज़्यादा घुल मिल जाए। अनिका ने अपने बगल में बैठी रिया के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ मुझे, आज स्कूल में तुम लोगों को क्या सिखाया गया है? अपनी माँ का यह सवाल सुनते ही सबसे पहले रिया ने अपना हाथ उठाकर कहा, मैं बताती हूँ आज क्लास में क्या सिखाया गया है। आज सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड था कम्युनिकेशन स्किल का, जिसमें आज हम सबको ये सिखाया गया कि साइन लैंग्वेज में कैसे बात की जाती है। अरे आज तो मज़ा ही आ गया। हमें एक गेम खिलाई गई जिसमें हमें हमारे पार्टनर को इशारा करके यह समझाना होता था कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नेम्स, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, हमें कोई भी एक नाम अपने मन में सोचना होता था और फिर इशारे में हमारे पार्टनर को समझाना होता था कि हम किस चीज़ या इंसान की बात कर रहे हैं। जब आयशा रिया की ये बात सुनी तो आयशा ने रिया से कहा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर आयशा ने आर्यन और अलेक्जेंडर की पीठ पर प्यार से हाथ थपथपाते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने भी ये गेम खेली? जब आर्यन ने अपनी दादी की यह बात सुनी तो आर्यन के चेहरे से चमक गायब हो गई। रिया हंसकर कहने लगी, आर्यन तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। वो जो भी चीज़ सोच लेता था वो किसी को समझ में नहीं आती थी। अजीब अजीब इशारे करके पूरे क्लास को हंसा हंसा कर पागल कर दिया था आर्यन ने। तभी अपने भाई का बचाव करते हुए अलेक्जेंडर ने आयशा की ओर देखकर कहा, हाँ, और ये रिया मैडम तो बहुत होशियार हैं इस गेम में। ग्रैंड माँ, क्या आप जानती हैं रिया को जो फ्लावर मिला था वो था सनफ्लावर। अब सनफ्लावर को रिया को इशारे में अपने पार्टनर को समझाना था, तो रिया ने जो किया वो देखकर पूरी क्लास ही दंग रह गई। आयशा और अनिका भी जानना चाहते थे कि ऐसा क्या किया था रिया ने। तभी अचानक रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर धीरे से हंसने लगी। अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले तो ये अपने पार्टनर को पकड़कर क्लास से बाहर ले गई। टीचर भी हैरान हो गई।
टीचर और बाकी के कुछ स्टूडेंट रिया का पीछा करते हुए प्लेग्राउंड तक जा पहुंचे। तब रिया ने इशारा करके आसमान में अपने पार्टनर को सूरज दिखाया और उसके पार्टनर ने गेस किया सन। उसके बाद रिया प्लेग्राउंड में दौड़कर अपने पार्टनर को गार्डन में ले गई और गार्डन में फूल की तरफ इशारा कर दिया और उसके पार्टनर ने जवाब दिया फ्लावर। अब रिया ने उन दोनों को जोड़ने को कहा, सनफ्लावर। बड़ी ही आसानी से इसके पार्टनर को पता चल गया कि रिया उससे क्या कहना चाहती थी। अरे सारे का मतलब होता है उस वक्त हमारे सामने जो भी अवेलेबल चीज़ है उसे इशारा करके दिखाओ। साइन लैंग्वेज का मतलब होता है अपने हाथों से अलग अलग इशारे करके अपने पार्टनर को समझाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, ना कि एक शब्द को तोड़कर उस शब्द से मिलते जुलते मतलब यानी तस्वीर और पार्टनर को दिखाओ। दिस इज़ प्योर चीटिंग। जब अलेक्जेंडर ने कहा कि रिया चीटर थी तो रिया के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। रिया के लाल लाल गाल हो गए और वो अलेक्जेंडर से कहने लगी, मुझे चीटर चीटर मत बुलाओ। इस गेम में मैंने सारे के सारे पॉइंट जीते हैं। अपनी बहन की जिद देखकर दोनों भाई फिर से खामोश हो गए। दोनों भाई अपनी बहन को इतना प्यार करते थे कि वे उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे। तभी रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा लेकिन हमारे स्कूल में एक न्यू बॉय ने एडमिशन लिया है। वो कहता है कि वो जानवरों के साथ भी बातें कर सकता है। अजीब पागल है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। आप ही बताओ, कभी कोई इंसान किसी जानवर के साथ बातें कर सकता है? अनिका खामोशी से कुछ देर तक कार चलाती रही। वहाँ बगल वाली सीट पर बैठी रिया की हंसी रोक ही नहीं रही थी। तभी अचानक अनिका ने रिया से कहा, हाँ, इंसान चाहे तो वो जानवरों के साथ बातें कर सकता है और ये भी समझ सकता है कि जानवर उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। अनिका की यह बात सुनकर अचानक ही रिया की हंसी रुक गई और कार में बैठे सभी लोग दंग रह गए।